औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, जिस तरह कि आप सबको पता है कि KPK गवर्नमेंट ने टीचिंग जॉब्स अनाउंस किए हुए हैं, जिसकी अप्लाई आज से यानी 14 फरवरी से ईटा के थ्रू शुरू हो जाएगी। अब अप्लाई करने से पहले ईटा ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारिफ करवाए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें दुरुस्तगी करना लाजिम है, और बहुत सारे लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं है, उन रूल्स के बारे में पता नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले मैं उन रूल्स के बारे में उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि ईटा ने नए मुतारिफ करवाए हैं। आज की वीडियो जो भी टीचिंग जॉब्स के लिए, चाहे वो जिस कैडर में भी अप्लाई करना चाहता हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना है। और हर एक जो रूल या हर एक जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले ही वो प्रोसेस कर देना है। हमेशा के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा रिसर्च बेस्ड चीज़ें अपने व्यूवर्स के सामने लाऊं, और आज भी मैंने रिसर्च करके एक बहुत अहम वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। लास्ट तक देखना है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। इतना मेहनत में सिर्फ आप लोगों के लिए करना हो तो आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है फिर कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, पूरा देखना है और फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और इस तरह के जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जो फॉर एग्जांपल ईटा के लिए अप्लाई करते हैं या डिफरेंट एग्जाम्स के लिए वो अप्लाई करते हैं, इसके अलावा वो CSS या PMS के एस्पायरेंट है, तो उन लोगों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज होता है, जो चीज़ें होती है, उनसे वो महरूम ना रह जाए। अच्छा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन या वो प्रोसेसेस जो अप्लाई करने से पहले लाजिम है वो कौन कौन से है, और वो ऐसे कौन से ऐसे रूल्स मुतारिफ करवाए गए जिससे आपकी जो तकर्री है, जो अपॉइंटमेंट है, वो भी कैंसिल हो सकती है। चाहे आप सेलेक्ट भी हो गए, सारे प्रोसेस से गुजर गए, लेकिन आपने वो मराहिल या वो प्रोसेसेस नहीं किए हैं, तो आप इस रेस से बाहर भी हो सकते हो। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आप लोग का जो डोमिसाइल है और जो शनाख्ती कार्ड है, उन दोनों के ऊपर जो एड्रेस है वो एड्रेस सेम होनी चाहिए। अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है और जो डोमिसाइल है, इन दोनों के ऊपर आपका जो यूनियन कौंसल है या आपका जो एड्रेस है वो सेम नहीं है, तो अभी पहले अप्लाई करने से पहले नादरा ऑफिस जाए और अपना जो शनाख्ती कार्ड है, उस शनाख्ती कार्ड में जो एड्रेस आप लोगों ने लिखा हुआ है वो अपने डोमिसाइल के मुताबिक कर ले। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं है तो फिर PhD के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बाद में फिर आएगी। सेकेंड जो रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने मुतारिफ करवाई है वो ये है कि पहले ऐसे होता था कि जो मैरिड वमेन होती थी वो 2 डोमिसाइल यूज़ करती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की वाइफ किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हो तो वो वाइफ 2 डोमिसाइल के ऊपर अप्लाई कर सकती थी। एक अपने डोमिसाइल के ऊपर जहाँ से वो एक्चुअली बिलोंग करती थी, दूसरा वो जहाँ पर उसकी शादी हुई है वो वाला डोमिसाइल के थ्रू भी वो अप्लाई कर सकती थी। अभी ये रूल हटा दिया गया है। अभी जो न्यू रूल मुतारिफ कराया है वो ये है कि औरत इन दोनों में से सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई कर सकती है। अगर वो अनमेरिड है तो वो अपने ओरिजिनल के ऊपर करेगी, अगर वो मेरिड है तो वो अपने हस्बैंड का जो डोमिसाइल होता है, उनका जो एरिया होता है, उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने सबसे पहले नादरा ऑफिस जाना होगा और वहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड जो रजिस्टर्ड निकाहनामा होता है, जो निकाह सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाना होगा और फिर उसके बाद वो अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी मैरिड वमेन जिनका पहले डिस्ट्रिक्ट कोई और था और अभी उनका डिस्ट्रिक्ट कोई और है, यानी पहले ओरिजिनली वो फॉर एग्जांपल पेशावर की थी और अब उनकी शादी हुई है करक के अंदर, तो अब वो पेशावर से करक तक अपना जो डोमिसाइल है वो किस तरीके से चेंज करेगी, उसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो भी आप लोग नोट डाउन कर दे। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर्ड निकाहनामा तैयार करना है नादरा ऑफिस जाके, जो कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा होता है वो तैयार करना है, और वो भी जो तारीख है यानी 17 मार्च तक उसकी तारीख है, 17 मार्च से पहले आप लोगों ने इस चीज़ को तैयार करना है। दूसरी बात, डोमिसाइल खुद बहुत चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि हम जो अपडेट करते हैं, अगर किसी ने कोई पहले अप्लाई किया हो उससे पहले ईटा के ऊपर, तो उनका वो पुराना वाला जो डोमिसाइल है वो मेंशन होगा वहाँ पर। अब वो नए डोमिसाइल पर वो इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। आप लोगों ने जाना होगा ईटा ऑफिस और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है? वो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आप लोग लेके जाओगे अपने साथ ओरिजिनल से नई सिम।
ओरिजिनल सिनेसी के बाद ओरिजिनल डोमिसाइल आप लोग अपने साथ लेके जाओगे। ओरिजिनल डोमिसाइल वो वाला जहाँ से आप पहले बिलोंग करते थे। और फिर उसके बाद ओरिजिनल कैंसलेशन ऑफ ओल्ड डोमिसाइल, यानी आप लोग का जो पहले डोमिसाइल था उसकी कैंसलेशन और उस कैंसलेशन की ओरिजिनल कॉपी या ओरिजिनल जो डोमिसाइल है वो आप लोग के साथ होना चाहिए। और फिर उसके अलावा जो कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा है, जिस तरीके से मैंने आप लोग का भी बताया कि आप लोगों ने जाना है नादरा में और वहाँ पर अपना जो निकाहनामा है वो कंप्यूटराइज्ड निकालना है, वो भी आप लोगों ने अपने साथ लेके जाना है। और दूसरा है अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सिनेसी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रेजेंट डोमिसाइल, यानी अभी जो आप लोग बना रहे हो अपने हस्बैंड वाला जो डोमिसाइल होता है वो वाला। और तीसरा आप लोगों की अटेस्टेड कॉपी भी एक लगेगी, किसकी, जो आपका कैंसलेशन था, जो ओल्ड डोमिसाइल था आपका, उसकी जो कैंसलेशन की जो कॉपी है वो भी एक कॉपी लगेगी अटेस्टेड। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग ईटा ऑफिस जाओगे, फिर ईटा ऑफिस वाले आप लोग का जो प्रोफाइल होता है वो अपडेट करेंगे और आपको डोमिसाइल चेंज करेंगे। ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है, यहाँ पर कम्प्लेक्स है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी जो न्यूली वेड है, यानी जिनकी अभी अभी शादी हुई है और पहले उन्होंने ईटा के थ्रू अप्लाई की थी किसी और डोमिसाइल पर, अभी वो नए डोमिसाइल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही प्रोसेस है, उन लोगों ने ये प्रोसेस करना है। अच्छा, एक और रूल वो ये है कि जिन लोगों के पास अभी उनका ग्रेजुएशन हुआ है, चाहे उनके पास एमफिल की डिग्री है, एमफिल में उनका अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुआ है, या बीएस में उनका अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुआ है, या पीएचडी में उनका जो डिग्री है वो अभी तक आई नहीं है लेकिन कंप्लीट हो गई है, टाइम ज़ाया ना करे और अभी अभी अप्लाई कर दे। जो भी आप लोगों ने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है, जिस डिग्री के अंदर भी हो, उसके लिए अप्लाई कर दे ताकि वक्त से पहले आप लोगों के पास डिग्री आ जाए। दूसरी बात यह है कि एक और रूल उसके अंदर ये है कि बहुत से लोग हम देखते हैं कि उनकी डिग्रीज में मार्क्स अवेलेबल नहीं होते, उनमें मार्क्स मेंशन नहीं होते, जस्ट जीपीए होती है और या सीजीपीए होती है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अहम खबर है और वो ये है कि उन लोगों ने जाना है अपने अपने मुतालिका यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पर मार्क्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने लेना है। यानी आप लोगों का जो सीजीपी है या आप लोगों का जो जीपीए है, उनका जो मार्क्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है वो आप लोगों ने लेना है। वो मार्क्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप लोग को अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने जब अप्लाई करना है तो अप्लाई करने में आप लोगों ने जीपीए नहीं डालना, वहाँ पर आप लोगों ने नंबर डालने हैं, जो आप लोगों के नंबर है वही नंबर आप लोगों ने डालने हैं और फिर लास्ट में सीजीपीए डालनी है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप लोगों ने जाना है और मार्क्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने ज़रूर लेना है। अच्छा, इन सारे प्रोसेस में डिसेबल लोगों के लिए 2% कोटा है और डिसेबल लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, या वो जो मेडिकल स्टैंडिंग कमेटी होती है उनकी, उनसे लेना है, या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है उनसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है या उसमें शुमार होता है तो वो इन दोनों डिपार्टमेंट से अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास कोई डीएमसी या आपका कोई डिग्री वगैरह है और वो जो अप्लाई डेट है यानी 17 मार्च है, 17 मार्च के बाद आपके पास आ गई, तो वो आपके जो क्राइटेरिया बनता है, एजुकेशनल क्राइटेरिया बनता है, उसमें फिर वो शुमार नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईटा वाले खुद कह रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर अभी से 17 मार्च अभी टाइम है थोड़ा सा, तो उससे पहले आप लोग का जो रिसेंट डिग्री है वो आप लोग ले ले, ताकि उसके मार्क्स फिर आप लोगों के जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसमें शुमार हो जाए। अगर आप लोगों ने 17 मार्च से पहले वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए तो फिर आपके वो मार्क्स शुमार नहीं किए जाएंगे।